वाले चैप्टर को हम आगे पहुंचाते हैं। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप लोग रेगुलरली वीडियो देखते हुए जा रहे हैं। और सुन लीजिए, आपको वीडियो देखते देखते एनसीईआरटी भी पढ़नी है, उसमें से लाइनों को अंडरलाइन करना है, जो समझ में आ जाए अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा उसको मार्क करके मुझसे पूछना है। क्लियर? ये काम आपको करते रहना है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट पहले आप अभी एनसीईआरटी करिए, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर। लिखिए रजिस्टर, ब्रैकेट में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब इसको समझिए क्या चीज है। आपको अगर याद हो, हमने कहा था कि किसी भी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? इस तरह से, और ये जिस एटम से आए हैं वो एटम भी होते हैं। तो ये जो एटम होते हैं ये बोलाते हैं इमोबाइल आयंस। ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि बॉन्डेड होते हैं। सपोज करो आपने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए यहां से एक बैटरी लगाई। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, यहां से भागेगा, भाग के यहां से टकराएगा, बूम, फिर इधर जाएगा, फिर टकराएगा, बूम, फिर इधर आएगा, फिर बूम, फिर इधर बूम, ऐसे करके टकराते हुए आगे बढ़ता है। मतलब ये कि अगर ये यहां है तो एकदम से चलता है, फिर टकराता है, फिर ऐसे करके वो इस तरह से जिगजैग मोशन करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जिसको आप करंट बोलते हैं, कि जिसकी वजह से करंट आ रहा है, उसको यहां तक आने के लिए रास्ते में कई सारे हर्डल हैं। इसी हर्डल को हम जिस फिजिकल क्वांटिटी से बताते हैं वो है हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है? तो लिख लीजिए, द हर्डल offered by the immobile ions of a conductor in the flow of the electron is called as resistance. Clear? Okay. और इस रेजिस्टेंस की यूनिट लिख लीजिए। इसकी यूनिट होती है, इस तरह से सिंबल होता है और इसको हम बोलते हैं ओम। ठीक है? ओके। अब और बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो समझ लीजिए, रेजिस्टेंस ये डिपेंड करता है उसकी लंबाई पर। यानी कि वायर की लंबाई जितनी ज्यादा है, इसको उतना ज्यादा टकराना पड़ेगा। इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, और दूर जाना है तो और टकराना पड़ेगा, और जितना ज्यादा टकराएगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। एक तो ये बात। दूसरी चीज ये होती है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया जिससे कि इलेक्ट्रॉन भागता है। अगर ये बड़ा हो गया तो आयंस थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा तो टकराएगा कम। यानी कि जितना एरिया बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। इसको हम बोलते हैं, ए को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर? ये बात है। यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस और वायर की लेंथ का ग्राफ खींचू तो ऐसा खींचेगा, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस। लेकिन मैं अगर एरिया के साथ में इसका कर्व खींचूंगा तो एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो ऐसे कर, इसको टच नहीं करना इस वाली एक्सिस से। ठीक है? अब तीसरी चीज जो होती है नेचर ऑफ वायर या नेचर ऑफ कंडक्टर, कि ये क्या है। तो हमारे पास जो वायर होते हैं ये भी अलग अलग होते हैं। कोई गोल्ड का होता है, कोई सिल्वर का होता है, कोई कॉपर का होता है, कोई एल्यूमिनियम का होता है। इन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से फ्लो होने देते हैं। जैसे ये समझिए, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अगर मैं 4 वायर की बात करूं, ये है हमारे पास सिल्वर, ये है हमारे पास कॉपर, ये ऑरम का मतलब गोल्ड, और ये एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, गोल्ड के वायर का रेजिस्टेंस उससे कम, और कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस उससे कम, और सिल्वर के वायर का रेजिस्टेंस उससे भी कम। तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर हो गया इन सब में। इन चारों मेटल में से सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है?
सिल्वर का, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा आता है इसलिए हम वायर का यूज नहीं करते। कॉपर का हम वायर का यूज करते हैं। हर वो डिवाइस जिसमें कॉपर की वायरिंग होती है वो महंगी हो जाती है, जैसे एसी। और वैसे भी जब हमारे पास कूलर खराब हो जाता है, जैसे उसकी मोटर खराब हो गई, तो मोटर को जब रिपेयर के पास लेके जाओगे तो मिस्त्री क्या बोलेगा कि भैया इसकी तो मोटर खराब होगी, क्या करना है बताओ, कि ठीक है बाइंडिंग करो। तो कि कौन से वायर की करें, कॉपर की करें कि एल्यूमिनियम की करें? कॉपर की कराते हो तो महंगी करता है, लेकिन कॉपर का फायदा है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, तो करंट को इजीली कंडक्ट करेगा, आपके पास कूलर अच्छे से काम करेगा। एक तो ये बात, दूसरा रेजिस्टेंस कम है इसलिए हीट कम प्रोड्यूस होगा, तो वायरिंग भी सुरक्षित रहेगी, जलेगा कम। ठीक है, तो कॉपर की वायरिंग कराने में ज्यादा बड़ी बेनिफिट है आपका, लेकिन एल्यूमिनियम की वायरिंग कराते तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, कंडक्ट वो भी करेगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जल्दी आग लगेगी। समझ रहे हो? तो ये होता है हमारे पास रेजिस्टेंस का ऑर्डर, है ना। और चौथी चीज होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें, अगर हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें जो हमारे पास होगा जनरली, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से भागेगा, और जितनी तेजी से भागेगा उतनी ही ज्यादा टक्करें करता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये 1, 2, 3 और 4 चीजों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वायर की लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर। ठीक है, ओके, इसको लिख लीजिए। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहां पर R क्या है? रेजिस्टेंस। रो क्या है? इसको रो बोलते हैं, रो को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। एल तो वायर का लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। अब कई बार हमसे पूछता है कि रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन करो, तो बेटा ये चीज जो है ये न्यूमेरिकली डिफाइन हो सकती है। कैसे? अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं तो आर ए अपॉन एल, याद है हमने एक कूलम को कैसे डिफाइन करा था, एक वोल्ट को कैसे डिफाइन करा था, वैसे ही हम क्या करेंगे, हम कह देंगे इफ ए हमारे पास एरिया 1 मीटर स्क्वायर, वायर की लेंथ 1 मीटर की है, देन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। बस अब इसकी डेफिनेशन देनी है तो हम कह देंगे रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विच हैज 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड 1 मीटर लेंथ। सिंपल। ठीक है, तो अगर मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे याद है तो मैं बोल दूंगा R इक्वल टू रो एल अपॉन है, तो रो क्या हो गया, R अपॉन एल। मैं ये कह दूंगा कि अगर एरिया और लेंथ हमारे पास इतने हैं तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है। डेफिनेशन इजी है, सिंपल, कि द रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि कैसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। खत्म। चलिए अब इसकी यूनिट पे काम करते हैं। रेजिस्टिविटी आर की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, डिवाइड में मीटर है, मीटर से मीटर कट गया तो इसकी यूनिट आ गई ओम इंटू मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। रेजिस्टिविटी की यूनिट लिख लीजिए ओम इंटू मीटर। तो ये था हमारे पास रेजिस्टेंस। आइए अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला टाइप का न्यूमेरिकल है कटिंग ऑफ अ रजिस्टर। एक वायर है इसका रेजिस्टेंस R है और लेंथ L है। मैं इसके 5 टुकड़े कर देता हूं, कट इन 5 इक्वल पार्ट। ठीक है, आप बताइए एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, करके देखिए। अब इसका रेजिस्टेंस क्या है, रो एल अपॉन ए। बाद में आपने इसके 5 पार्ट कर दिए तो लेंथ कितनी हो जाएगी, L/5। आप रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, रो L कितना हो गया, L/5 और A, और रो L अपॉन A को आप इक्वेशन नंबर 1 में पूरा R कह रहे हैं, तो नया रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा, R/5।
यानी कि अगर एक वायर को काट करके 5 हिस्सों में कर दिया तो लेंथ 1/5 हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगा। अगर इसके 2 टुकड़े कर देता तो 1/2 हो जाता। ठीक है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। अगर वायर को खींच करके लंबा कर देते हैं तब क्या होता है, चलिए तो इसको लिखते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर। देखो बेटा, इसमें पहले तो मैं एक चीज समझा देता हूं आपके पास, वॉल्यूम कंजर्वेशन। नोट लिखना इसका। नोट में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सपोज कीजिए वायर है, मुझे बताइए अगर इसकी एरिया ए है, लेंथ एल है, और मैं इसमें पूरा 1 लीटर पानी भर देता हूं, ठीक है, इसी पाइप में 1 लीटर पानी भर दिया, मैंने इस पाइप को लंबा कर दिया खींच करके। जब मैं इसको लंबा कर दूंगा तो एरिया कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी, इस तरह से बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर कितना पानी है, वही 1 लीटर पानी, थोड़ा ना कम ज्यादा हुआ। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि इसका एरिया ए डैश और लेंथ एल डैश कर दी तो दोनों ही केस में वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। इस केस में वॉल्यूम होगा ए इंटू एल और इस केस में वॉल्यूम होगा ए डैश इंटू एल डैश, और ये क्या होगा, बराबर। यानी कि किसी भी वायर को अगर आप खींच देते हो तो उसका वॉल्यूम कंजर्व होता है। ठीक है, ओके, अब समझिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इफ अ वायर, पहले इसको लिख लो ना, हाँ? If a wire whose resistance is 5 ohm is stretched to its double length, what will be its new resistance? करके देखिए, चलिए आप समझिए। मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये वायर था जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल है, और मुझसे कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, यानी कि रो एल अपॉन ए। क्लियर? आपने इसको खींच करके इसकी लेंथ बढ़ा दी, कितनी कर दी, 2L कर दी, ये इसकी नई लेंथ है, और एरिया मैंने बोला ए डैश हो गया। मुझे बताना है इस वायर का रेजिस्टेंस। मैंने माना इसका रेजिस्टेंस आर डैश है, तो रो एल डैश अपॉन ए डैश। देखो आपने वायर तो चेंज करा नहीं, अगर ये कॉपर का वायर है तो कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, इसलिए रेजिस्टिविटी जो मटेरियल पे डिपेंड करती है ये तो कांस्टेंट रहेगी। अब मुझे एल डैश भी पता है, मुझे ए डैश नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाऊंगा। अगर इसका पहला वॉल्यूम ए एल था तो बाद में भी वॉल्यूम इतना ही रहेगा, और एल डैश कितना कर दिया इसने, 2L, तो एरिया कितना हो गया, A/2। ठीक है, अब मेरे पास नया रेजिस्टेंस निकल सकता है, रो एल डैश कितना है, 2L, एरिया कितना आ गया, A/2, ये ऊपर चला जाएगा, 4 रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, रो एल अपॉन ए को आपने 5 बोल रखा है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर डैश 4 इंटू 5 यानी कि 20 ओम हो जाएगा। ये आपका नया रेजिस्टेंस आ गया। अगर आपने इसको डबल कर दिया, आराम से देखिए, मेरे पास देखो डबल कर दिया ना, तो लेंथ तो दे दिया, बस मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया में निकाल दूंगा वॉल्यूम कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए जैसे एक और क्वेश्चन कीजिए। इफ अ वायर whose resistance is 5 ohm, if a wire whose resistance is 5 ohm and radius becomes 1/4 when we stretch the wire, what will be the new resistance?
ट्राई कीजिए इसको एक बार। चलिए स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। अब क्या बोल रहा है कि एक वायर है कि सर ये जो रेडियस की बातें करता है एल और ए। आप मुझे बताइए अगर इसका रेडियस आर है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये कहता है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, यानी कि रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना? ओके। कहता है कि जब आपने इसको लंबा करा है, इसकी रेडियस अभी अगर आपने आर मानी है, ये 1/4 हो गई, यानी कि अगर पहले इसका एरिया पाई आर स्क्वायर था तो अब इसका नया एरिया आ जाएगा पाई आर बाई 4 का स्क्वायर। यानी कि ए पाई आर स्क्वायर है तो ए डैश क्या हो गया, ए बाई 16। यानी कि आपने इसको इस तरह से खींचा है कि इसका एरिया 1/16 हो गया है। ठीक है, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे नया रेजिस्टेंस निकालना है तो रो एल डैश अपॉन ए मेरे पास आ गया है, ए डैश, मुझे एल डैश चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन। अभी क्या है ए इंटू एल, बाद में कितना हो गया ए डैश इंटू एल डैश। ए डैश कितना है ए बाई 16, तो एल डैश कितना आ गया 16 एल, बाकी तो कट गया। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू रख दूंगा कि आर डैश कितना है, रो एल डैश कितना है 16 एल, एरिया कितना है ए बाई 16, यानी कि आर डैश हो गया 16 इंटू 16 रो एल अपॉन ए। और यहां देखिए ये क्या है, रो एल अपॉन ए ही तो है, इक्वेशन नंबर 1। या तो आप ऐसा करो, इसको सिंपल ही लिख दो, रो एल अपॉन ए, खत्म कीजिए। तो इस चीज को आप 5 लिख सकते हैं। यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर डैश, ये तो 16 इंटू 16 है सही, और इस पूरे को आप लिख दीजिए 5। बस अब इसको सॉल्व कर दिए, 8 1280 ओम। यानी कि आपने इसको ऐसे खींचा है कि इसकी रेडियस आपके पास 1/4 हो गई है। देख रहे हो? तो अगर पहले एरिया पाई आर स्क्वायर था तो बाद में एरिया कितना हो जाएगा वो आप निकाल सकते हो। ठीक, चलिए तो एक बार एक क्वेश्चन और ट्राई कर लीजिए, लिखिए इफ अ वायर हुज रेजिस्टेंस इज 10 ओम is stretched, फिर से स्ट्रेच कर दिया, and its area become half, इस एरिया become 1/4 and its cross section area become 1/4. Find out the new resistance. Try कीजिए इसको। फिर से शुरू करते हैं। मैंने बोला कि वायर है जिसका लेंथ ए है, एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस मैंने बोला 10 ओम, जिसका फॉर्मूला होगा रो एल अपॉन ए। अभी कहता है इस तरह से खींचा कि इसका एरिया 1/4 कर दिया आपने, चलो कर दिया, बढ़िया। तो लेंथ कितना हो जाएगा 4L, तो ये 1/4 कर दिया तो लेंथ 4L हो जाता है। अगर आपको नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, हम निकाल करके देख लेंगे, आ जाओ निकाल लो, और क्या बोलूंगा, तो बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। रो एल डैश कितना है बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो ये कितना था वॉल्यूम ए एल, बाद में कितना हो गया ए डैश एल डैश। ए डैश कितना हो गया ए बाई 4, एल डैश कितना है ये तो निकालना है, एल डैश कितना हो गया 4L। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा रो एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश कितना है 4L, एरिया कितना है ए बाई 4, 16 रो एल अपॉन ए। और इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इसमें 10 लिखा हुआ है, तो 16 इंटू 10 160 ओम। ठीक है, अब आप बेटा थोड़ा सा इसको डायरेक्टली समझने की कोशिश कीजिए, हर बार 10 नहीं उठाएंगे। ये कहता है लेंथ को डबल कर दिया,
अगर लेंथ डबल कर दिया इसका मतलब है एरिया क्या हो गया होगा, हाफ। सीधा सीधा बस सीधा सीधा लिख देना कि रो एल कितना हो गया 2l, एरिया कितना हो गया a/2, तो 4 रो एल अपॉन ए। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा 4 टाइम्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो कराया था है ना कि 5 ओम का था, तो लेंथ डबल कर दी तो एरिया क्या हो गया हाफ, तो ये भी ऊपर हो गया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया, 5 × 4 20 ओम, डायरेक्ट आंसर आ गया। मैं कहता हूं कि लेंथ आपकी 3 टाइम्स कर दी तो एरिया कितना हो गया होगा 1/3। सिंपल, बस इस तरह से हम नया एरिया और नई लेंथ निकाल सकते हैं। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। हेडिंग आ गई ओम्स लॉ। ठीक है, पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी लॉ पे घूमती है। इसका बहुत आगे तक यूज करना है और आपने पढ़ा भी होगा इसमें। ठीक है, अब इसमें समझ लीजिए कि जैसे आपने एक रेजिस्टेंस ले रखा है और इसको आपने किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R है और इसके ये दो एंड है। ठीक है, तो अब देखना यहां से इस बैटरी से करंट जाएगी I, उसको और कोई रास्ता नहीं मिला इसलिए पूरी करंट इसमें से जाएगी I। तो लॉ ये कहता है कि इन दोनों एंड के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो V आया है ये इसमें से जाने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही होता है आपका ओम्स लॉ। बट कंडीशन इसमें जरूर मेंशन करनी पड़ेगी हमें कि ऐसा कब होता है। ऐसा तब होगा जब इस वायर का लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको कांस्टेंट रखने पर इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यह है आपका ओम्स लॉ। क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कंडक्टर if length, area and temperature of the conductor remains constant. Clear? Okay. अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो V is proportional to I, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, कांस्टेंट लगेगा। यही कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मेन चीज है कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी होगा जब R कांस्टेंट है। और R कब कांस्टेंट होता है? जब इसकी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होती हैं। फिजिकल कंडीशन में क्या लेंगे हम? वायर की लेंथ, एरिया और टेम्परेचर। ठीक है, ओके। अब देखने वाली बात यहां पर यह है, समझना है कि इसके लिए अगर मैं किसी भी रेजिस्टेंस की बात करूं और मैं कह दूं A और B, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि V = IR लिखना है। तो मेरा मतलब ये हो गया कि मैं A और B के बीच के पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, यानी कि VAB की बात कर रहा हूं। मैं करंट भी वही बात कर रहा हूं जो A से B में जा रही है, और मैं रेजिस्टेंस की भी वही बात कर रहा हूं जो A से B में है। तो बहुत ध्यान से समझना, पूरी इलेक्ट्रिसिटी में V = IR ही है, बट कौन सा V, कौन सा I, कौन सा R, ये समझना जरूरी है। सपोज करो मैं ये बात करता हूं कि मेरे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे इसका वोल्टेज निकालना है। अगर मुझे इसका वोल्टेज निकालना है तो मुझे इसकी करंट चाहिए होगी और इसी का रेजिस्टेंस चाहिए होगा। अगर मैं इसका वोल्टेज निकालना चाहता हूं तो इसकी करंट और इसका रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं हो कि वोल्टेज इसका निकाला, रेजिस्टेंस इसका ले लिया, ये नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, लिख लीजिए ओम्स लॉ में द voltage या potential difference across a conductor is directly proportional to the current if length of the wire, cross section area of the wire and temperature remains constant। और उसके बाद में ये लिख दीजिए, बस हो गया ओम्स लॉ। ठीक है, हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो हम अब रेजिस्टर्स को दो तरह से कंबाइन करते हैं। एक है हमारे पास सीरीज कनेक्शन और एक है पैरेलल। सीरीज और पैरेलल। ठीक है, अब इसको समझिए, इजी है वैसे तो, कोई टफ नहीं है। कहते हैं कि अगर एक रेजिस्टर है आपके पास, ठीक है,
आपके पास है दूसरा रजिस्टर और आपके पास है तीसरा रजिस्टर। अगर पहले रजिस्टर का, ये पहला वाला रजिस्टर है ना, R1 मान लेता हूं, का दूसरा एंड दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से और दूसरे रजिस्टर का दूसरा एंड तीसरे रजिस्टर के पहले एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जबकि पैरेलल में क्या होता है बेटा, पैरेलल में हर एक रजिस्टर्स का फर्स्ट एंड एक ही पॉइंट पर आता है, यानी कि एक ही पोटेंशियल पर होता है, और दूसरा एंड एक ही पोटेंशियल पर होता है। इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सपोज करो मुझे जहां पर 3 रजिस्टर्स लगाने हैं, R1, R2, R3। अगर मैंने 3 रजिस्टर्स लगाए तो इसे इतनी बड़ी जगह घेर लेगा। मैं चाहता हूं मेरी डिवाइस जो है जिसमें मैं रजिस्टर्स लगाना चाहता हूं वो छोटी से छोटी बने, यानी कि मुझे तीनों की जगह एक रजिस्टर्स लगाना पड़ेगा। अब वो रजिस्टर कितने का हो उसको हम बोलेंगे नेट रेजिस्टेंस। वो एक रजिस्टर कितने का हो कि वो इन तीनों का काम करे, तो वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखो बेटा, सीरीज में हमने 3 रजिस्टर्स लगाए, बहुत ध्यान से समझना, R1, R2, R3। यहां से एक करंट गई आई। मुझे ये रटने वाली बात नहीं है, मुझे ये बताइए अगर करंट यहां से जाएगी, आपके पास इस करंट को ले जाने का कोई दूसरा रास्ता है? नहीं है ना। तो यहां पर आपने वही करंट भेजी, यानी कि इसमें करंट आई। क्या करंट यहां से आगे निकल करके कहीं और जा रही है क्या? कोई दूसरा रास्ता है क्या? नहीं है। इसका मतलब है यहां पे भी करंट आएगी, आई आगे जाएगी तो भी आई, और सेल में चली जाएगी वापस। याद रखना, सेल जितनी करंट देता है उतनी ही सेल को वापस मिलेगी। इसका मतलब सीरीज में करंट सेम होता है ना, हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। अगर हम इन तीनों रजिस्टर पे पोटेंशियल निकालना चाहें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा, मैंने क्या कहा था अभी, ओम्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बोला था कि ए से बी में जाने वाली V = IR। इसमें V क्या है? ए से बी के बीच का वोल्टेज। I क्या है? ए से बी के बीच की करंट। R क्या है? ए से बी। अगर मैं यहां से यहां के बीच का वोल्टेज निकालना चाहूं, जिसको मैं V1 नाम दे देता हूं, तो इस V1 को निकालने के लिए इसमें जाने वाली करंट I, इसका रेजिस्टेंस R1। क्लियर? मुझे ऐसे ही इसमें गिरने वाला वोल्टेज निकालना है, V2। तो इसका वोल्टेज कैसे निकलेगा? इसकी करंट, इसका रेजिस्टेंस, तो तीसरे वाले का, उसकी करंट, उसका वोल्टेज। यानी कि इस V करंट, यहां से V वोल्टेज से, जो V बैटरी से, यानी कि इस बैटरी से जो करंट गई है उसने यहां पर अलग वोल्टेज दिया है, यहां पर अलग वोल्टेज दिया है, और यहां पर अलग वोल्टेज दिया है, यानी कि V डिफरेंट रहेगा सीरीज में। और ये रटना मत बेटा, रटना मत, आपको पता लग जाएगा, सीधी सीधी लाइन है तो आपके पास एक ही करंट जाएगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि V जो है टोटल मिला के V1 + V2 + V3, यानी कि जो करंट यहां से गई है उसने यहां पर वोल्टेज ड्रॉप करा है, यहां करा है, यहां करा है। ठीक है, अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि V1 की इन तीनों की जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूं। अगर मैंने इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाया, उसको मैंने बोला R नेट रेजिस्टेंस। ये वही काम करे जो ये तीनों कर रहे थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये तीनों मिलकर के V वोल्ट से I करंट ले रहे थे, तो ये भी अकेला V वोल्ट से I करंट ले ले, तो हम कह देंगे कि ये वही काम कर रहा है तो ये तीनों कर रहे हैं। यानी कि इसके लिए यहां पे जाने वाली करंट V वोल्टेज देगी I × R। अब मैं V की वैल्यू रख देता हूं यहां पर IR, V1, V2, V3 की वैल्यू यहां से रख देता हूं। अब तीनों को सॉल्व कर लो।
तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि इन तीनों की जगह अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं तीनों का सम करके पता कर सकता हूं। मतलब अगर मुझसे बोल दिया ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो टोटल मिलाकर के नेट रेजिस्टेंस कितना लगाओगे? तो क्या है, सिंपल जोड़ दो, 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6 ओम, खत्म। ठीक है, ओके। यानी कि सीरीज में हमें नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द सिंपल एडिशन ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं पैरेलल में। हम ये चाहते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंस हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी है। सुनना ध्यान से, मैंने यहां से बोला I करंट जा रही है। ये I करंट क्या तीनों में एक जैसा जाएगा क्या? ये तीनों में अलग अलग रास्ते हैं बेटा, और तीनों में अलग अलग हर्डल है। तो जहां पे ज्यादा कठिनाई होती है वहां पर हम कम मानेंगे करंट। आप ये समझ लीजिए कि आप जा रहे हैं, 3 गलियों से आप जा सकते हैं। एक गली में बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, एक में कम है और एक में बिल्कुल कम है। तो जिसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हैं वहां से लोग बाग कम गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। यानी कि जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां करंट कम होती है, और जहां बिल्कुल गड्ढे नहीं है वहां काफी लोग निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां रेजिस्टेंस नहीं है। और वैसे भी यहां पर आने के बाद में करंट के पास 3 रास्ते हैं, इसलिए तीनों रास्तों पर करंट अलग अलग बटेंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्टेज की। तो बेटा वोल्टेज तीनों पर पैरेलल में सेम होता है कि सर आपने याद कर ले, याद ही कर लो बेटर है, बट एक चीज और समझ लो, इनको नापते कैसे हैं। हम नापते हैं इसको वोल्टमीटर से, करंट नापते हैं एमीटर से। मैं अभी इसके बाद वो वही समझाने जाऊंगा पहले। ठीक है, तो वोल्टमीटर कैसे नापते हैं? सपोज कीजिए ये वोल्टमीटर है आपका, इस वोल्टमीटर की दोनों टांगे हम यहां बांध दें, ठीक है, तो हमें इसका वोल्टेज पता लग जाएगा। हमने यहां बांधी तो इसका वोल्टेज पता लग गया, यहां बांधी तो उसका वोल्टेज पता लग गया। हमें बाद में ये रीडिंग मिली कि तीनों पे वोल्टेज क्या है? सेम। यानी कि इन तीनों पर वोल्टेज आएगा V। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। सब में करंट डिफरेंट है। I में से I1 इधर, I2 इधर, I3 इधर, इसको I3 कर लीजिएगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब मैं ये चाहता हूं कि ये तीनों को हटा करके मैं एक रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूं, और ये एक रेजिस्टेंस वही काम कर रहे जो ये तीनों कर रहे थे। कि इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों मिलकर के V वोल्ट की बैटरी से I करंट ले रहे थे, तो ये भी ले ले वही काम कर दे, V वोल्ट की बैटरी से I करंट कर दे। तो इस केस में V कितना हो जाएगा? I R नेट। यहां पर बात कीजिए, यहां से यहां तक का वोल्टेज निकालना है, तो यहां से यहां तक की करंट है, और यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस। यहां से यहां तक की करंट है और रेजिस्टेंस, यहां से यहां तक की करंट है और रेजिस्टेंस। तो यहां पर हमारे पास वोल्टेज भी निकल गया, और ये तीनों वोल्टेज हमारे कैसे हैं? सेम है। अब मैं यहां से I1 निकाल दूंगा। देखना इधर, इससे आप I1 की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा? V/R1 की वैल्यू यहां रख दीजिए। I2 की वैल्यू V/R2, इसकी वैल्यू V/R3, और यहां पर बता दीजिए I क्या है? V/R नेट, क्योंकि इन तीनों को हटा करके आपने एक लगाया। R नेट कितना हो गया? 1/R1, 1/R2, 1/R3। यानी कि नेट रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो उसका इनवर्स हर एक रेजिस्टेंस के इनवर्स के एडिशन के बराबर है। मतलब लिखते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस इज द एडिशन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। लिख लीजिए इसको जो मैंने बोला है, मींस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस, reciprocal of the net resistance is sum of the reciprocals of individual resistor। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं सीरीज पैरेलल से नेट रेजिस्टेंस निकालना कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है,
पहले मैं बिल्कुल बिल्कुल इजी से शुरू करता हूं और उसके बाद आपका लेवल ऊपर करता जाऊंगा। ध्यान से समझना, और ये जो अभी अभी पढ़ाया है ये भी आपको बाद में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले मुझे बताइए, 1 ओम का रेजिस्टेंस ये है, 2 ओम का रेजिस्टेंस ये है, ये 2 पॉइंट है। आपसे कहता है कि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, सुनिए, मैं अगर आपसे कह रहा हूं ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये आप अपने दिमाग में रखिए कि बैटरी हमारी ए और बी के बीच में ही लगने वाली है। एक तो ये बात, ठीक है। ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब है बैटरी हमारे ए और बी के बीच में लगी हुई है और हमने दिखाई नहीं है। ये बात आपको दिमाग में दिल के कहीं कोने पर समझनी पड़ेगी। तो आर ए बी कैसे निकलेगा, इसको और इसको दोनों में सेम करंट जाएगी, यानी कि दोनों कैसे सीरीज में, तो 1 + 2 दैट इज 3 ओम आपका आंसर। ये बात आपने पता कर ली। अब मुझे इसका बताइए, अब मुझे बताइए ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो स्क्रीन को पॉज करके कीजिए। अब देखिए कईयों के दिमाग में आ गया होगा कि सर तीनों पैरेलल में, नहीं। देखो बेटा, सीरीज का मतलब ये नहीं होता, सिर्फ इतनी सी बात नहीं होती सीरीज के लिए कि वो सीरीज में एक लाइन में लगे हैं, और पैरेलल कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसा मत समझिए। पैरेलल का मतलब ये होगा कि सारे रजिस्टर की स्टार्टिंग एक जगह होगी, एंड एक जगह होगा, और सीरीज का मतलब ये होगा कि एक जगह से स्टार्ट होते हुए आगे तक जाएगा। जैसे यहां से बात करो, यहां से हम ये माने कि यहां पर क्या है, बैटरी लगी हुई है, ऐसा मान लो दिल के किसी कोने में। तो अगर यहां से करंट जाएगी तो सीधी जाएगी, वही करंट मुड़ जाएगी, ऐसे का ऐसे आ रही है, तो करंट के पास कोई दूसरा रास्ता मिला क्या, नहीं। इसका मतलब है ये सीरीज में। इवन आप इन दोनों को खींच करके सीधा कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा ये सीरीज में। ये पैरेलल में नहीं है, पैरेलल में होता तो कैसे होता मैं तुम्हें बताता हूं। अगर ये इस तरह का बना देता कि ये ए है ये बी है, कि अब बताओ, देखो इसका अलग है, इसमें सीधे से करंट ऐसे जा रही घूम करके, यहां पे करंट जाएगी तो 3 पार्ट में बटेगी, ये आपका पैरेलल है, जबकि ये क्या है, सीरीज है। तो इनको जोड़ दीजिए, 3 + 2 + 5 यानी कि 10। ठीक है, अब बताइए, अब आपको लगे पता नहीं क्या है, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ए से करंट देखो, वही करंट घूम करके ऐसे करके घूम करके बी में जाएगी, तो करंट तो दोनों में सेम है ना, तो ये कैसा हो गया, सीरीज। ठीक है, पहचान लेंगे। ठीक है, अब इस तरह की प्रैक्टिस हम और करते हैं। मैं आपसे बोल दूं, ये 2 रेजिस्टेंस है, R1 और R2। अब बताइए इनका नेट रेजिस्टेंस कितना है, कीजिए, निकाले। मुझे ये तो पता लग गया कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट ये हैं तो ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि सबकी स्टार्टिंग एक ही जगह पर है, एंड एक जगह पर। तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का R1 और R2, R1 का जाएगा R2 और R1, बट इसको पलटना पड़ेगा, यानी कि दोनों का R1 R2 और R1 + R2। अब इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। कैसे याद कीजिए कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, ये आप याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस बताइए। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप कर दीजिए 1/R 1/6 + 1/3। अब इसको पलट दीजिए,
यानी कि 2 ओम। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल कर दीजिए कि दोनों हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, यानी कि 18/9 2 ओम। खत्म। देख लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करिए, पर मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है। इसमें क्या होता है ना कि बच्चे इसी को आंसर बोल देते हैं कि यही आंसर है, पलटना भूल जाते हैं, है ना। इसको पलटना भूल जाते हैं, जैसे कि आर है तो इसको पलट दीजिए 2 आ जाएगा, तो लोग पलटना भूल जाते हैं। इसमें पलटने का चक्कर ही नहीं, ठीक है। तो अगर 2 हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, एक तो ये, और 6 3 का नेट कितना आता है 2, 6 3 का 2, बोलिए मेरे साथ, 6 3 का 2, 6 3 का 2, याद रखिएगा। ओके, और बात समझिए, अगर ये दोनों आर आर लगे हैं तो ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताइए। कोई बात नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, आर नेट कितना आ गया R/2, ठीक है। अब मुझे बताइए 3 लगे हो तो एक बार करके देखिए, इस तरह से आर आर आर, तो आर नेट कैसा आएगा, आप तो वैसे कीजिए 1/r 3 में नहीं लगेगा फॉर्मूला, 2 में लगता है, 2 का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम, 3 में मत कर देना, तीनों का मल्टीप्लाई अपन तीनों का सम, वो गलत है ना। R1 R2 R3, इसके लिए ये फॉर्मूला याद कर लेना कि तीनों का मल्टीप्लाई अपॉन तीनों का सम, गलत है ना। 2 में लगता है, 3 में नहीं लगता, है ना, ध्यान रखिएगा। प्लस 1/r 3/r, पलटी मारो R/3, ये आ गया नेट, ठीक है। ओके, और बताइए अगर मैं इसे 4 लगा दूं तो एक और लगा दो 4, तो कैसे करेंगे 1/r 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 और 1/r, ये आ गया आपके पास R नेट, ये हो गया आपके पास 4r, पलटी मार दो R/4। एक चीज आपने नोटिस करी है, मैं बताता हूं, अगर R और R मतलब दो सेम रेजिस्टेंस 2 लगे हुए हैं तो 2 से डिवाइड, 3 लग रहे हैं तो 3 से डिवाइड, 4 लग रहे हैं तो 4 से डिवाइड। यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि R R R ऐसे करके n टाइम्स रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सारे R और सारे पैरेलल में लगे, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा R/n, है ना। बात समझ आ रही है, 2 है तो R/2, 3 है तो R/3, 4 है तो R/4 और n है तो R/n। कब, जब ये दोनों सेम है, ठीक है। ओके, इसका ये मतलब हो गया कि मैं आपसे बोलूं कि 6 और 6 पैरेलल में है, तो सीधे आप कर दीजिए 6/2 यानी कि 3 ओम, है ना। 6 6 का 3 और 2 2 लगे हो तो 2 2 का 1, ठीक है। 10 10 का लगा हो तो 10/2 5 ओम, ठीक है। अब मैं कह दूं कि 9 ओम 9 ओम 9 ओम पैरेलल में लगे, तो बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना है 9/3, ठीक है, सिंपल डायरेक्ट, ठीक है। तो कुछ चीजें आपने याद करी, अगर 2 रजिस्टर अलग अलग लगे हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई पर दोनों का सम, अगर दोनों सेम है तो R/2, 3 सेम है तो R/3, अगर तीनों अलग अलग हैं तो तीनों का मल्टीप्लाई पर तीनों का सम नहीं लगता। क्लियर? अब देखते हैं, बताइए ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, ये 2 वाला तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे, या फिर मैं सोल्व कीजिए, पहले आप इनको सोल्व कर लीजिए। 6 और 3 दोनों कैसे हैं पैरेलल में,
तो इसका कितना आएगा, 6 3 का 2, 6 3 का 2, अभी भी याद कराया था, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, यानी कि 2, यानी कि इस जगह से इस जगह के बीच में इन दोनों को हटा करके मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं 2 ओम का। अब देख लीजिए, अभी दोनों सेम हो गए, 2 और 2 4 हो जाएगा, सीरीज में है ना, 2 2 का एक मत कर देना, पैरेलल में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम हाइब्रिड वाले भी सॉल्व करते हैं। अब इसके ऊपर हम और प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप ऐसा कीजिए, आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस कीजिए, मैं अगले लेक्चर में इसको बहुत और अच्छे से कराता हूं। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको फिर आपके स्कूल वाले और ये जो आपके रिफ्रेशर में क्वेश्चन है वो आपको इजी लगने लग जाएंगे। बट अभी आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको बेसिक्स करा दिया है, मैं प्रैक्टिस इसकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, ठीक है।